आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की। जब से इंसान इस धरती पे आया है, उसने बहुत सारी कामयाबी की कहानियाँ लिखी है। उन कामयाबी की कहानियों में एक सरफ़हरिस्त कहानी है वैक्सीनेशन के डिस्कवरी की कहानी। ये इसलिए सबसे कामयाब कहानी है क्योंकि इसने इंसान को इस वैक्सीनेशन की डिस्कवरी ने बहुत सारी बीमारियों से बचाया है, इंसानियत को ख़त्म होने से बचाया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेना चाहता हूँ दो बीमारियाँ। एक स्मॉल पॉक्स, चेचक। ये बहुत ही घातक बीमारी थी जिसे लोग 30% लोग जिनको ये इन्फेक्ट होता था वो मर जाते थे। जो बच जाते थे उनके चेहरे पे दाग रहते थे उम्र भर के लिए। तो इस बीमारी को वैक्सीनेशन ने टोटल ख़त्म कर दिया है। और बीमारी दूसरी जिसका नाम मैं लेना चाहता हूँ वो है पोलियो की बीमारी। वो भी दुनिया के फेस से ख़त्म होने की कगार पे है। तो श्रेय जाता है इस वैक्सीनेशन की डिस्कवरी को। अब हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन होता क्या है, वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन इन्फेक्शनदार बीमारियों से और कुछ कैंसरों से प्रोटेक्शन का सबसे कारगर तरीका है। अब वैक्सीन काम कैसे करता है, इसके लिए मैं आपको एक एनालॉजी बताना चाहता हूं। मान लीजिए एक मुल्क है जिसमें आज तक टेररिस्ट हमला नहीं हुआ है। उस मुल्क के पास पुलिस होती है और थोड़ी सी आर्मी होती है जो कि बैरक्स में रहती है, अभी वो बाहर आई हुई नहीं है। तो मान लीजिए ऐसे मुल्क पे अचानक हमला हो जाता है आतंकवादियों का, तो पुलिस उनके साथ युद्ध करती है। या तो पुलिस जीत जाएगी या इस हमले में हार जाएगी। तो युद्ध करने के साथ साथ पुलिस तुरंत ही इंफॉर्मेशन भेज देती है कि आर्मी को आतंकवादी हमला हुआ है, आप तैयार रहिए। तो पुलिस आर्मी अपना तैयारी करना शुरू कर देती है। एक तो वो और लोगों की भर्ती कर देती है, अपनी तादाद बढ़ा देती है और तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर देती है। इसमें इसको बहुत सारा टाइम व्यतीत होता है इस काम में। और अगर आतंकवादी पुलिस से बच निकले थे तो आर्मी के साथ युद्ध शुरू हो जाता है। अगर आर्मी उतनी देर तक तैयार हो चुकी होगी और काफ़ी ट्रेनिंग ले चुकी होगी तो वो इस आतंकवादियों के गिरोह से जीत सकती है। अगर नहीं जीत पाई आर्मी तो ये टेररिस्ट इस मुल्क पे कब्जा कर लेते हैं और इस मुल्क को तबाह कर लेते हैं। इस एनालॉजी में जो कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, वो आतंकवादी है। हमारी बॉडी मुल्क है। पुलिस इन्नेट इम्यूनिटी है, कुछ सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। कुछ प्रोटीन्स जिनको एंटीबॉडीज बोलते हैं और कुछ सेल्स जिसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, वो आर्मी है। अब वैक्सीन का क्या रोल है? वैक्सीन दरअसल ये जो टेररिस्ट यानी इन्फेक्शन या कीटाणु, ये हमने बहुत वीक कर दिया होता है और हम इसको अपनी बॉडी के अंदर वैक्सीन के रूप में डाल देते हैं। बॉडी की पुलिस को यानी इन्नेट इम्यूनिटी को लगता है कि ओरिजिनल टेररिस्ट है, वो इसके साथ युद्ध करता है और इंफॉर्मेशन भेज देता है आर्मी को यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को कि आप तैयार रहिए, आतंकवादी अंदर घुस चुके होते हैं। जबकि वो रियल आतंकवादी नहीं होते हैं या ये बहुत ही वीक या डेड आतंकवादी होते हैं। तो अगली बार जब रियल इन्फेक्शन होता है उस वक्त 7 से 10 दिन नहीं लगते हैं आर्मी को तैयार होने में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को तैयार होने में, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को तैयार होने में। वो जो ही इन्फेक्शन होता है तो इन्नेट इम्यूनिटी यानी पुलिस और सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बिल्कुल तैयार होते हैं और शाना बशाना काम करते हैं और इस इन्फेक्शन को, इस टेररिस्ट को ख़त्म कर देते हैं और इंसान बच जाता है और इसमें इन्फेक्शन फैलता ही नहीं है। हर इन्फेक्शन के खिलाफ, हर आतंकवादी के खिलाफ जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो कॉमन होती है, यानी कोई सा इन्फेक्शन बॉडी में घुस जाए पुलिस उसके लिए हर किसी किस्म के इन्फेक्शन के लिए सेम होती है। लेकिन ये जो आर्मी होती है,
हमारी बॉडी में यानी जो सेल इम्यूनिटेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज जो प्रोटीन्स होते हैं वो हर किसी इन्फेक्शन के लिए अलग अलग होते हैं। अब हम कोविड 19 वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें हम इंजेक्शन के रूप में दे देते हैं वीक या डेड वायरस को बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो इसे आर्मी और पुलिस बिल्कुल सचेत रहती है कि अगर इन्फेक्शन हुआ उसको तुरंत ही एलिमिनेट कर देती है। अब हम बात करेंगे कि ये कोविड 19 वैक्सीनेशन किनको और किनको नहीं लेनी चाहिए। देखिए, हमने अभी इसकी यूजफुलनेस के बारे में बहुत बात करी, इसलिए आइडियली तो वैक्सीन हर किसी को मिलना चाहिए। अब लेकिन कुछ में नहीं दे सकते हैं, जैसे किसी को एलर्जी है। अब एलर्जी को हम दो में डिवाइड करेंगे। उन लोगों को जिनको वैक्सीन के कंपोनेंट्स के साथ एलर्जी है उनको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जिनको जनरल एलर्जी है, किसी भी चीज़ से एलर्जी है, वो ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उनको एलर्जी हो, लेकिन उनको इंजेक्शन लगने के बाद काफ़ी देर तक ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा कि कहीं एलर्जी के सिम्टम्स तो नहीं आए, ताकि वहाँ पर जो हेल्थ कर्मी है तुरंत ही उसका समाधान कर पाए। तीसरा, अगर किसी को पहले वैक्सीन के बाद एलर्जी हो गई तो उसको दूसरा वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। अब प्रेग्नेंट लोगों की बात करेंगे। इसका कोई ट्रायल नहीं हुआ है इंसानों में कि प्रेग्नेंट लेडीज को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रेग्नेंट एनिमल्स में इसकी तहकीक हुई है। उनमें पाया गया है कि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो सेफ रहा, इफेक्टिव भी रहा और सेफ भी रहा प्रेगनेंसी में। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को फैसला खुद ही करना पड़ेगा कि हम ले या नहीं लें। अगर किसी इंसान ने पहला डोज एक कंपनी का लिया, क्या वो दूसरा डोज दूसरी कंपनी का ले सकता है? इसके लिए कोई आज तक कोई डेटा तो नहीं है, कोई इसका रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन बेहतर रहेगा एक कंपनी का लिया है वैक्सीन तो दूसरा डोज भी उसी कंपनी का ले ले, वो बेहतर रहेगा। जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, यानी जो जिनको इम्यूनिटी पहले से कम है, उनको भी ये वैक्सीन लेना चाहिए, बल्कि उनको ज़्यादा ज़रूरी है। अब कितना काम करेगा उनमें या नहीं है, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इसके अलावा जिनको कोगुलेशन की बीमारी है, जिनको ब्लीडिंग की बीमारी है, या जो एंटीकोगुलेंट्स पे हैं जिसमें ब्लीडिंग के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उनमें इंजेक्शन लगाते वक्त ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए उनको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को हाई ग्रेड फीवर है, उनको जब तक फीवर नहीं उतरेगा किसी भी और रीज़न से, उनको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को ऑलरेडी कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है, उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं, उनको भी लेना चाहिए, लेकिन वो जब इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे उसके बाद ले सकते हैं वो। हाँ, वो कुछ देर तक डेफर कर सकते हैं क्योंकि उनको जल्दी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कम है, उनको हम थोड़ी देर में वैक्सीन लगा सकते हैं। अब कोई इंसान है, उसने एक वैक्सीन लिया और बीच में ही कोविड इन्फेक्शन हो गया, क्या वो दूसरा वैक्सीन ले? हाँ जी, वो भी दूसरा वैक्सीन उसको लेना पड़ेगा इस बीमारी से उभरने के बाद। अब जिनको बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ है, लिवर की प्रॉब्लम्स है, चेस्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी ये वैक्सीन लेना चाहिए, बल्कि उनमें या डायबिटीज़ है उनको भी लेना चाहिए, क्योंकि उनमें बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है ये वैक्सीन। अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। ये बहुत ही सेफ हैं ये वैक्सीन, ट्रायल्स में पाया गया है इनके बहुत सारे बहुत सारे लेकिन बहुत माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे लोकल इंजेक्शन साइड पे पेन होना, जैसे थोड़ा सा लो ग्रेड फीवर होना, एक दो दिन के लिए थोड़ा सा एनर्जी कम हो जाना, ये सारों में नहीं आते हैं। किसी किसी इंसान में ये वैक्सीन के बाद लक्षण आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सेल्फ लिमिटिंग है। और लेकिन ये छोटा सा हम ले सकते हैं, थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट लार्जर गुड के लिए। अब इसके सराउंडिंग्स में कुछ मिथ्स हैं वैक्सीन्स के कि इससे ये फर्टिलिटी कम हो जाती है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया गया है कि इससे फर्टिलिटी कम होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसे नर्व्स पे असर आता है, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं पाया गया है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि इसी की वजह से नर्व्स पे असर आया हुआ है या नर्व्स डैमेज हुई है। ये मिथ्स हैं। अब हम वैक्सीन क्यों लें? वैक्सीन हमें दो चीज़ों के लिए लेनी है।
एक तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, कोविड-19 डिज़ीज़ से बचने के लिए, उसकी सीवियरिटी कम करने के लिए, और दूसरा, जैसे हमने अभी जाना कि कुछ अनफॉर्चुनेट लोग वैक्सीन नहीं ले सकते हैं किसी कारण से, उनको कंट्राइंडिकेटेड है वैक्सीन लेना। अगर हम सारे मेजॉरिटी ऑफ लोग वैक्सीन लें, तो हम ये सेवा कर रहे हैं उनकी भी। हमारे वैक्सीन लेने से वो बच सकते हैं, हमको हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। दूसरा, हम सोर्स नहीं बनेंगे उनके इन्फेक्शन के लिए। तो हमें अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स को, जो कि अनफॉर्चुनेट है, जो कि वैक्सीन नहीं ले पाए हैं, उनको बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, पूरी मानवता को बचाने के लिए वैक्सीन लेना चाहिए। थैंक यू।